स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कभी आप लोग की आपके पड़ोसी से लड़ाई हुई है? यार आई एम प्रीटी श्योर हुई होगी। देखो झूठ मत बोलना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो मेरी तो हुई है तो मैं झूठ क्यों बोलूं। और मैक्सिमम टाइम लोगों की होती है, स्पेशली हमारी माताओं की ना कभी तो होती है। किसी ना किसी छोटी बात पे होगी, कूड़ा डाल दिया, सब्जी डाल दी, ये डाल दिया, वो हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है देवियों और सज्जनों कि आपका पड़ोसी आपका नेचुरल एनिमी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे कौटिल्य साहब बोल रहे हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है इसके बारे में। चाणक्य के नाम से भी आप जानते होंगे इनको। तो इनका ये कहना है कि भैया जो आपका नेबर है ना, वो पक्का दुश्मन है आपका, समझ लो ये बात। और उसका पड़ोसी, मतलब एक घर छोड़ के, वो आपका पक्का दोस्त है, क्योंकि उसकी भी इससे नहीं बनती। और मैंने तो इसका रियल एग्जांपल देखा है अपने घर में पास में, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग रिलेट कर सकते हो। तो कमिंग टू द टॉपिक, I welcome you all to Study IQ channel. This is Dipanshu Singh, your host and educator and दोस्त। और आज हम लोग बात करेंगे चाणक्य साहब की मंडल थ्योरी के बारे में, और उसको अप्लाई करेंगे इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस में और फॉरेन पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिक्स में। और समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग तरीके से फॉरेन पॉलिसी को एक अलग डायमेंशन से, कि चाइना और पाकिस्तान ऐसा क्या प्लॉट करते रहते हैं और इंडिया से क्यों नहीं उनकी बनती। यार हम लोग कोशिश कर करके थक गए, लेकिन उनकी बनती नहीं है। और इंडिया स्पेशली अंडर मोदी जी उनको टैकल करने के लिए क्या करते हैं। और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपने देखी है, सडनली लास्ट 4-5 सालों में एक बहुत ही रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इन स्पेशली जिस तरीके से हमारे डिप्लोमैट्स काम कर रहे हैं, जयशंकर साहब तो मतलब तारीफ ही करते रहो, आप उनके थक जाओगे जिस तरीके से ही हैज बीन वेरी एक्टिव। तो इन सब के पीछे ना एक एंशिएंट ओल्ड थ्योरी है जो आज भी रेलेवेंट है, एंड दैट इज गिवन बाय कौटिल्य। तो इन कंटेम्प्रेरी अगर आप देखेंगे टाइम्स में, इंडिया की या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये आप देखेंगे भारत अभी से ही एक सुपर मेजर पावर माना जाता है। और इंडिया हैज बिकम लाइक अ की ग्लोबल प्लेयर इन ऑल दी सिनेरियोज। आज के टाइम पे यूक्रेन के वॉर में रशिया के साथ हर कोई इंडिया का साइड क्यों जानना चाहता है? क्योंकि इंडिया सेंटर में हर चीज के है। आप ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, बीच में क्या है? इंडिया। तो इसी वजह से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखेंगे, उसकी इकोनॉमिक, हमारे जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है, डायनेमिक कल्चरल इन्फ्लुएंस है, या हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको देखते हो आप देखेंगे इंडिया अपने आप में एक सुपर पावर, मेजर पावर है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इंडिया अपने आप को ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर मानता है। चाहे आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चले जाए, इवन तो हमारी परमानेंट सीट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दबदबा है। अभी नॉन परमानेंट मेंबरशिप में हमने उतना काम कर लिया एज ए प्रेसिडेंट जितना परमानेंट मेंबर भी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो ये फॉरेन पॉलिसी का ये स्टैंड है, या जो आप देखने को मिल रहा है कि ये जो चेंजेस आए हैं, उसका कारण क्या है? वो कारण ये है, एक तो डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जी, एंड ऑफ कोर्स जयशंकर साहब एंड जो बाकी डिप्लोमैट्स हैं। उसके साथ साथ एक थ्योरी है जिसको बहुत सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। और उस जो 2 मिलेनियम से भी ज्यादा ओल्ड ये इंडिजिनस पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जिसने टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड किया है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, और उसको इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम अप्लाई करेंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूं। मेरे कुछ साथी और दोस्त हैं, आप लोग मुझे पहले से जानते जरूर होंगे, लेकिन शायद इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार या शायद दूसरी बार देख रहे होंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। मैं हूं दीपांशु सिंह, आई एम द सीनियर डायरेक्टर हियर एट स्टडी IQ एंड फैकल्टी। आई विल बी टीचिंग geography, polity, international relations related issues, and sociology optional for all of you. One of the best watched courses online. I'm also currently working as a policy advisor for the government. And international relations पे मैंने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा आप देखेंगे, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई वेबसाइट dipanshu.com. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम dipanshu27 सिंह पे जाके, वहां पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो Dipanshu Singh UPSC and Dipanshu Singh official for PDF of this session. And this is the book that if you want, it is relevant for UPSC exam. This is the second edition. तो आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। इस बार का जो मेंस का पेपर था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस बुक से सॉल्व हो सकते थे। और कमिंग टू स्टडी IQ, तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, और बाकी एजुकेटर से इतने अच्छे तरीके से डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही यूज करें कोड डीप लाइव। और जैसे ही आप डीप लाइव कोड यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 18,999 में आप बैच 9 ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच 9 में मैं शुरुआत करने वाला हूं ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट की, ज्योग्राफी पिलर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि कौटिल्य साहब जो है,
जिन्होंने अर्थशास्त्र जो लिखा था उसमें रेफरेंस दिया है इस थ्योरी का, स्ट्रेटेजिक थ्योरी, जिसको मंडला या राजमंडल थ्योरी भी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यह तथ्य नहीं पता, वो है क्या, कि ये थ्योरी ओरिजिनली इन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, अगर हम इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की बात करें तो ये थ्योरी एक्चुअली में वाज गिवन बाय शुक्रा, मनु एंड कमनदका, बट जो क्रेडिट है इस थ्योरी को ढंग से यूज करने का या अप्लाई करने का, वो जाता है विष्णुगुप्त या कौटिल्य के पास। एंड उन्होंने इसको परफेक्ट करा, उसको अच्छे से मोल्ड करा और उसको अप्लाई किया। ठीक है, आप देखेंगे मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करने के टाइम पे। तो ये राजमंडला थ्योरी जो है, ये अभी तक की सबसे मोस्ट सेलिब्रेटेड कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, जो आज के टाइम में भी हर फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने के लिए इंडिया में यूज किया जाता है। और इंडियन मैकियावेली भी बोलते हैं हम लोग इनको, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स जानते होंगे इस चीज को। इंडियन मैकियावेली से कंपेयर किया जाता है, इंडियन मैकियावेली बोला जाता है कौटिल्य जी को या विष्णुगुप्त जी को। तो अब इस थ्योरी के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो थे वो उन्होंने नंदास की पावर को चैलेंज किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने का क्रेडिट इनको दिया जाता है। तो 317 से लेके 293 293 बीसी की अगर हम बात करें तो कौटिल्य सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य's किंगडम। ही वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स, and in his work Arthashastra he thoroughly expressed his ideas on the state, war, social structure, diplomacy, ethics and statecraft. in fact आज भी हम लोग ethics के टॉपिक में इनको कोट करते हैं, इनका यूज करते हैं GS4 मेंस पेपर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी से अर्थशास्त्र के बारे में पूछो तो उनका ये कहना होता है इट इज अबाउट वॉर, लड़ाई के बारे में या स्टेट क्राफ्ट के बारे में, जो कि ठीक है, गलत नहीं है। बट अगर आप अर्थशास्त्र को ढंग से पढ़ेंगे, वॉर वाला चैप्टर सबसे आखिरी पोर्शन है अर्थशास्त्र में। इनफैक्ट वॉर जो है, जंग या लड़ाई जिसको आप बोल सकते हो या युद्ध, उसको कौटिल्य ने बोला था कि सबसे आखिरी जरिया या आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको लगता है मोस्टली अर्थशास्त्र इज अबाउट फाइटिंग वॉर, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। So Mauryan Empire was much more greater than the British in India, and which stretched from the Indian Ocean to Himalayas and west to Iran. Magad was India's most powerful kingdom after Alexander's departure. And Kautilya was a minister who counseled the monarch. Chanakya also known as Kautilya और विष्णुगुप्त। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें जरा हम देखेंगे तो मंडल जो वर्ड है वो कहां से निकला है। मंडल जो है ये संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब ही होता है सर्कल। ठीक है, मंडल एरिया, सर्कल। जैसे आज के टाइम पे हम लोग मंडल वर्ड यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है, कमिश्नरेट होती है, तो जनरली कमिश्नरेट मंडल को बोला जाता है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंडर में होते हैं। तो उस समय भी आप देखेंगे एंशिएंट इंडिया में ये मंडल वर्ड जो है इट हैज कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स अ सर्कल। तो इसीलिए ये जो मंडल थ्योरी है ये पूरी ये सर्किल में ही समाई हुई है। जैसे दुनिया ना एक डॉट से चालू हुई है, डॉट में खत्म हो जाएगी, वैसे ये एक सर्किल है। डॉट को जितना बड़ा करोगे सर्किल बन जाएगा, डॉट को छोटा करोगे सर्किल को छोटा करोगे डॉट बन जाएगा वो। तो ये पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है ना इस समय वर्ल्ड की, आप पूरी जियोपॉलिटिक्स को आप समझ सकते हो। इसको कई बार हम लोग एज अ रियलिज्म की थ्योरी से रिलेट करते हैं। जो PSI और ऑप्शनल वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, रियलिज्म की थ्योरी से काफी ज्यादा लेना देना है इस थ्योरी का। बड़ा मजा आएगा वैसे आपके आगे में, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये है चक्कर पाकिस्तान का, अच्छा जी जिनपिंग ऐसा करते हैं, अच्छा ईरान का ऐसा करते हैं, इजराइल ऐसा क्यों करता है, या श्रीलंका ऐसा क्यों करता है। अभी सब कुछ आप रिलेट कर सकते हो, जस्ट 5-10 मिनट में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो अपनी 7वीं बुक जो थी अर्थशास्त्र में, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ मंडल सिस्टम में डिस्क्राइब किया। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था उनके लिए, मतलब ये जो है, मतलब आप देखोगे हमारे वैदिक पीरियड्स है, एंड इट वाज अर्लियर डिस्कस्ड इवन बाय मनु, एंड देयर वर अदर आल्सो इनडायरेक्ट रेफरेंसेस इन ऋग्वेद। तो ऐसा नहीं है कि कौटिल्य साहब के पहले किसी ने सोचा नहीं था, उसके पहले भी राजा थे, किंगडम थे। ठीक है, महाजनपदा पीरियड में तो आपने देखा स्टैंडिंग आर्मी आ गई उसके बाद। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इनके पास ही था नॉलेज, इन्होंने नॉलेज को सही तरीके से यूज किया जो आपको करना है। ठीक है, तो चाणक्य बनने के लिए चाणक्य सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बनते, इंफॉर्मेशन और को नॉलेज की तरह यूज करना, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, वो चीज आपको चाणक्य बनाती है। और वही चीज उन्होंने करी। तो अभी हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये पूरा मंडल थ्योरी आप सोच रहे हो क्या, विजिगीषु और ये परशनी ग्रह और अकरंड, ये वर्ड अजीबो गरीब से क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। दीज आर मोस्टली संस्कृत वर्ड। ठीक है, बट इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर ना सबसे बड़ा एम्पायर था अपने टाइम पे, और मतलब ब्रिटिश एम्पायर तो क्या ही होगा उसके सामने।
नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था और एक दूसरे से ना स्टेट क्या करते थे, लड़ाई करने की कोशिश करते थे कि एक दूसरे पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो चाणक्य को समझ में आया कि इनको सही तरीके से रखने का एक ही तरीका है, या सही तरीके से इनको टैकल करने का तरीका है कि मंडल थ्योरी को अप्लाई किया जाए और राजा को एक्सप्लेन करा जाए, किंग को, भाई चंद्रगुप्त मौर्य को, कि भाई देखो ये टैक्टिक्स फॉलो करनी पड़ेगी आपको। एक्चुअली उनकी मेन लड़ाई मौर्यन किंगडम से नहीं थी, उनकी लड़ाई छोटे मोटे जो राज्य थे उनकी आपस में लड़ाई थी, बट उसमें शांति बना के रखना अपने आप में राजा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उस समय बहुत प्रेशर होता था। तो इसीलिए आप देखोगे कि वीकर वंस जो थे, दे वुड ट्राई टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू द मौर्यन एम्पायर। So Kautilya described the foreign policy of small states constantly at war with each other. आपस में लड़ रहे हैं छोटे मोटे। आप देखो बड़े आदमी को देखा कभी लड़ाई करते हुए? छोटे आदमी लड़ते रहते हैं आपस में, कोई ना कोई बहाना चाहिए। वही चीज है यहाँ पे, बड़े राज्यों को क्या फर्क पड़ रहा है, छोटी मोटी बातें बोलते हैं ना, वो डायलॉग सुना आपने, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो बड़े बड़े किंगडम में चलता है, तो मौर्यन एम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट कौटिल्य जानते थे कि ये छोटी छोटी जो म्यूटनी है ना, ये लड़ाई इस दिन बड़ी आग बन सकती है, उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसलिए उन्होंने ये मंडल जो थ्योरी है, राजमंडल जो थ्योरी है, इसको उन्होंने बनाया। और उसको बनाया क्या मतलब, उसको उन्होंने अप्लाई किया और उसको और रिफाइन किया। तो वो अब हम देखते हैं कि कैसे काम करती है। तो कौटिल्य साहब ने ना 6 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे ऑफ फॉरेन पॉलिसी, 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। और वो कुछ ऐसे हैं कि जो एक राजा होगा, a king would enhance the resources and power of his kingdom to embark upon a campaign of conquest. कहीं पे भी जंग से पहले रिसोर्सफुल होना जरूरी है, अपने आप का खान पान अच्छा होना चाहिए, वेपन्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्क्वेस्ट में जाने से पहले अपने रिसोर्सेज को तो स्ट्रेंथन करो। अब भूखे पेट लड़ने का क्या फायदा है, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेम थिंग, सेम चीज बोलिए, एनिमीज को कंप्लीटली डेसिमेट, मतलब या तो लड़ाई पे मत जाओ, और अगर लड़ाई पे गए तो खत्म करके आना, बिल्कुल एलिमिनेट करना है सीधे, मतलब कोई मर्सी नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ एलाइज, ये बहुत जरूरी है। कोई भी जंग सिर्फ फेस टू फेस लड़ाई से नहीं जीती जाती, आपको अपने साथी एलाइज ढूंढने पड़ेंगे जो उसके साथी ना हो। ठीक है, उसके एनिमी हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज में। देन अडॉप्शन ऑफ प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन, सही समय पे सही एक्शन लेना एक अच्छे राजा की, अच्छे लीडर की बहुत बड़ी निशानी है, जो कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मेंशन करते हैं। और शांति को प्रेफर करना है युद्ध के बजाय, पीस टू बी प्रेफर्ड ओवर वॉर, विच ऑल ऑफ अस मोस्टली फॉरगेट। मुझे लगता है यार तोड़ देते हैं मुंह, बस तोड़ना मुश्किल काम नहीं है, जोड़ना मुश्किल काम है। वो उसमें ताकत, मेहनत, दिमाग लगता है। तोड़ने में क्या है, चुटकी में टूट जाती चीजें। तो तोड़ना नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है। ओके। एंड किंग मस्ट बिहेव एज जस्ट इन बोथ विक्ट्री एंड डिफीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा सम्राट अशोक के बारे में हम लोग बात करते हैं, राजा को सक्सेस से ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा प्राउडी फीलिंग भी नहीं आ जानी चाहिए, बोस्टफुल नहीं हो जाना चाहिए, और साथ साथ डिफीट में एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए। जो मतलब मैं क्या बोलूं कि आप एज यूपीएससी एस्पिरेंट भी आप लोग इस चीज को, या अपनी जिंदगी में नॉर्मली भी आप चीज को अप्लाई करो कि बहुत अच्छा हो तो ज्यादा खुश मत होना, और बहुत खराब हो तो ज्यादा दुख मत होना। दिल से मत लगाना, दिल से लगाने में क्या होता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर दिल पे लोड नहीं देना। ठीक है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि सेंसिबल बनो, सीरियस मत बनो। ठीक है, सिंसियर बनो, सीरियस मत बनो, वो बहुत जरूरी है। तो ये 6 प्रिंसिपल जो हैं कौटिल्य साहब ने बताए। अब आते हैं हम लोग एक्चुअली में जो मेन थ्योरी है इसकी, मंडल थ्योरी। ठीक है, अभी तो हमने समझा कि ऑल्टरनेटिव क्या सजेस्ट कर रहे थे, क्या करना चाहिए, राजा के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो थ्योरी है उसको कैसे अप्लाई किया जाए। बीच में हम राजा, विजिगिषु द मेन किंग, अब ये कोई भी हो सकता है। अब हमने रेफरेंस पॉइंट इसको माना है, तो ये बीच वाला राजा है। हो सकता है इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे लिए अभी मेन में ये है राजा। ठीक है, राजा साहब बीच में खड़े हैं। अब इनके अगल बगल सिनेरियो पूरा चलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेन किंगडम है, किंगडम ए, इनके राजा हैं। अब इमीडिएट नेबरहुड में जो आपको पीली पट्टी या पीला सर्कल दिख रहा है, ये है उसका दुश्मन। दुश्मन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं अरी। मतलब हमने क्या, मतलब कौटिल्य साहब ने बोला अरी बोलते हैं इनको। अरी जो है बिल्कुल एनिमी है इसका।
बिल्कुल उसकी विसिनिटी में, उसके बराबरी में। समझ में आ गया ना किसकी बात कर रहा हूँ? अरे खटका दो, देखो दिमाग में आपके खटका दो फटाफट, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से खटक दो, जल्दी से बता दो कौन एनिमी समझ में आया आपको। देखो खटका दो है आपके, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ब्लू पे। अब ये विजिगिशु का मित्र है। देखो हम जो भी देख रहे हैं वो हम मेन राजा के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो ए जो है वो मेन राजा है, बी उसका एनिमी है, ठीक है, ब्लू वाला, और सॉरी येलो वाला, और ब्लू वाला जो सी है वो इसका फ्रेंड है। पड़ोसी का पड़ोसी अपना दोस्त, इमीडिएट पड़ोसी अपना दुश्मन। और ये जग जाहिर यूनिवर्सल बात है, कौटिल्य साहब ने बोली, आज भी एप्लीकेबल है। यही है थ्योरी कि मित्र कौन है? अपना नेबर का नेबर। और चौथे पे आ जाओ आप, अरिमित्र। ये कौन है? फ्रेंड ऑफ द एनिमी। क्यों? अब ये फ्रेंड ऑफ द एनिमी कौन है? डी। तो अब थ्योरी बड़ी सिंपल है। आप हो ए, आपका साथी कौन है? ए का दोस्त है सी, कौन? ये ब्लू वाला। और बी का साथी कौन? डी। तो अरिमित्र मतलब मेरे दुश्मन का दोस्त है ये, उसके बगल में है ये। फिर आगे और इसको बढ़ाओगे तो आएगा मित्र मित्र, द फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड, मतलब जो हमारा दोस्त है उसका दोस्त है ये। और फिर आएगा अरिमित्र मित्र, ये बेसिकली कौन है लास्ट में? ये हमारे दुश्मन के दोस्त का दोस्त है। मतलब सर्किल में बात चली जा रही है आगे, बट मेन क्या है, ये इंटीरियर में जो सर्किल है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मेन राजा नंबर ए मतलब आप, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन, उसका पड़ोसी आपका दोस्त, उसका पड़ोसी आपके दोस्त का दोस्त। ये थ्योरी अभी हम इसको ना अप्लाई करेंगे इंडिया के मामले में, तो अभी और मजा आएगा। अब इसी में नीचे आप आगे देखोगे लिखा हुआ है परश निग्रह, तो एनिमी इन द रियर, मतलब अगर जैसे किंगडम आगे है तो किंगडम के पीछे, पीछे कौन एनिमी है? तो इमीडिएटली पीछे ये। उसके पीछे आकरंद, मतलब हमारा पीछे दोस्त कौन है? अभी इंडिया में अप्लाई करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से पराशनीरी ग्रीष्म, ठीक है, आकरंद सार, ये चीज है। और अगल बगल आप देखेंगे एक है उदासीन, न्यूट्रल स्टेट, मतलब ये कंट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल स्टेट है, मतलब इसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दोनों चीजों को लेके न्यूट्रल रहता है, आप और आपके दुश्मन को लेके। और मध्यम जो है वो भी इनडिफरेंट है, मतलब ठीक है, लड़ो मरो कुछ भी करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इतना सा फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक इनडिफरेंट टू द होल सिनेरियो, कोई लेना देना ही नहीं है बॉस, जो करना है करो, जस्ट डोंट ट्रबल योर मॉम, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, ठीक है। बिलीव्स इन दिस फिलॉसफी, मध्यम, कोई मतलब ही नहीं, मध्यम मार्ग पे चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का और ना देने का, सिंपल। तो ये तो देखो थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट है। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के अब अपन अप्लाई करेंगे इसको। तो वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जो आपकी मेंशन करी हुई है मैंने वहां पे, ठीक है, कि ये कौन है, क्या कह रहे हैं। तो विजिगिशु जो है वो आप हो, ठीक है, मेन किंगडम, द किंग हु एस्पायर्स टू बी द कॉन्करर। अरी जो है वो आपका दुश्मन है, दुश्मन, पड़ोसी है। मित्र है आपका दोस्त, तो ये था ए, ये है बी, ठीक है, ये है सी, तो ए और सी है दोस्त। और डी कौन है? आपके दुश्मन का दोस्त है ये, तो ठीक है, बी और डी की दोस्ती है बेसिकली, और ए और सी की दोस्ती है, सिंपल फंडा है ये। फिर इसी को आप और एक्सपैंड करते चले जाओ तो वही चीज आपकी है। और उदासीन न्यूट्रल किंगडम एंड मध्यम कोई फर्क नहीं पड़ता, जान दो, ऐसा हिसाब है, ठीक है। अब इसको जरा मैं थोड़ा ना उत्सुक हो रहा हूं इसको अप्लाई करने के लिए यार, बस आते हैं इसको फटाफट अप्लाई करते हैं, मजा आएगा। अब ये है हमारे पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी है हमारे, क्या ही पड़ोसी है, मतलब ठीक है चलो कुछ कुछ तो अच्छे हैं, बट खैर पड़ोसी पे आते हैं। पड़ोसी पे हम लोग अप्लाई करते हैं इंडिया, विजिगिशु ए, अपना पड़ोसी कौन? पाकिस्तान, अरी, बी है ये भी चाइना कौन? बी, ठीक है। टेक्निकली तो भूटान भी बी होना चाहिए बट है नहीं, ठीक है, बताऊंगा क्यों। बी, बी मतलब ये क्या है? सारे नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार भी बी। इसमें लगा सकते हो आप, फटाफट बताओ, अगली स्लाइड आने से पहले फटाफट बताओ कि हमारा दोस्त कौन होगा यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी जल्दी कि दोस्त कौन होगा। अगर हम ए है, विजिगिशु है, हम लोग मेन स्टेट है, एनिमी तो पाकिस्तान चाइना दिख ही रहा है, बांग्लादेश भी कुछ हद तक पहले था, अभी तो नहीं है, श्रीलंका भी
ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। म्यांमार पता ही है आपको, डेमोक्रेसी का कोई रूल नहीं है, मतलब चाइना के ज्यादा प्रो है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो प्रो चाइना ही। कौन है एनिमी? ठीक है, फेल स्टेट मरमा, बांग्लादेश, ठीक है, फेल्ड है या फेलिंग है। ठीक है, थ्रेट कहां कहां से अपने पास। अब इसको और फन करते हैं, मोदी जी को लाते हैं बीच में। मोदी जी की फोटो से आपको समझ में आएगा भाई साहब चल क्या रहे हैं। ठीक है, अभी देखो आपको मजा आने वाला है। मोदी जी बीच में, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कलर अच्छा करते हैं, मोदी जी इन द सेंटर। कौन है? ए, विजय किशु। ठीक है, अपना पड़ोसी कौन? इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान। दूसरा पड़ोसी चाइना। अब आपको समझ में आएगा क्यों ये ऐसा करते हैं, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने से। नेपाल भी बी है एक तरीके से। ओली साहब गोली देते रहते थे हमेशा, अब तो खैर दूसरे हो गए, देवबा साहब, और चेंज ही होता रहता है इनका, कभी पता नहीं था कौन है। अपनी पार्टी ने ओली साहब को निकाल दिया। खैर एनीवे, तो वो भी, नेपाल भी बी, ये भी बी, श्रीलंका भी बी। तो अपना इमीडिएट पड़ोसी सब दुश्मन, टेक्निकली सब दुश्मन है। दोस्त की मतलब ही की दोस्ती है यार, मतलब कौन ही रियल दोस्त मिलते हैं आपको जल्दी आजकल, सब मतलब ही है कहीं ना कहीं। किस मामले में देखो आप, तो मतलब की यारी है, बट इसमें अपना एक दोस्त छिपा हुआ है बॉस इस इमेज के अंदर। बताओ कौन? अरे ये तालिबान भले ही हो, लेकिन है तो अफगानिस्तान, और दो पिटाई करता है पाकिस्तान की, रोज आपको सुनने में आता है। ऐसी टेंशन में रहते हैं बेचारे पाकिस्तानी तो, क्योंकि वो कौन है? वो डायरेक्ट बॉर्डर हमसे शेयर नहीं करता। पहले करता था, डूरन लाइन थी, बट अब क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पीओके हम कहते हैं, डूरन लाइन वहां पे है। तो ये जो है ना, अपने से कोई ज्यादा इसको टेंशन है नहीं। इनफैक्ट दे ओनली अप्रिशिएट। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में लड़ाई हो गई थी इन लोगों की, ये करता है धुनाई इनकी। सो आपने देखा होगा इंडिया ने कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में। इनफैक्ट बिफोर इवन तालिबान टेक ओवर, बहुत अच्छे रिलेशन थे, चाहे अशरफ गनी साहब हो, चाहे हामिद करजई रहे हो। तो अफगानिस्तान अपना दोस्त। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं आपको, श्रीलंका अपना दुश्मन। एक तरीके से राजापक्सा ब्रदर्स वर वेरी प्रो चाइना, अब तो खैर नहीं है, अब देश ही बर्बाद करके चले गए। श्रीलंका के नीचे आ जाओ, ये मालदीव्स, अपना दोस्त कोहली साहब है। बीच में नशीद और गमीन ये सब लोग थे, लेकिन प्रो चाइना के साथ है, लेकिन अभी तो बंदा अपना दोस्ती है नीचे, अपने फ्रेंडली रिलेशन है। अब इसको मैप को जब एक्सपैंड करेंगे तो और इसको एक्सपैंड करते हुए चले जाएंगे। म्यांमार प्रो चाइना, अपने से कोई खास दोस्ती नहीं है, ठीक है, थोड़ा बीच में न्यूट्रल स्टैंस रहता है। बांग्लादेश अभी जब से है थोड़ा ठीक है, पहले खालिदा जिया थी तो एनिमी स्टेट ही था एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि आप देखो फॉरेन पॉलिसी में कौटिल्य साहब की थ्योरी अभी तक इतनी रेलेवेंट है। सीधा सीधा एग्जांपल दे दिया आपको कि क्यों ऐसा, क्यों ये लोग अगर गुंडाई करते हैं तो क्यों गुंडाई करते हैं। इसी वजह से करते हैं क्योंकि इमीडिएट नेबर्स हैं, और इमीडिएट नेबर्स की कभी नहीं बन सकती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और उसका एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है, आप देखेंगे मैंने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है कि जनरली क्या होता है कि इंडिया इतना बड़ा पावर है यहाँ पे कि वो किसी से बर्दाश्त भी नहीं होता। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इतने बड़े पावर, इतना बड़ा नेबर होने के साथ क्या करता है, ओवर शैडो भी कर देता है आसपास के अपने जो नेबरिंग कंट्रीज। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया से ये लोग थोड़ा खफा रहते हैं, या फिर ऐसी गुंडाई करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा इसमें थोड़ा ढंग से आपको और एक्सपैंड करता हूं मैं आपको। तो अपन है यहाँ पे, ठीक है, ए, अपना एनिमी कौन? चाइना। अभी मैं एनिमी एनिमी बना रहा हूं, ठीक है, सर्कल बनाना चालू कर रहा हूं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये है अपना इमीडिएट सर्कल। कौन है ये? एनिमी। अब इसका पड़ोसी कौन? अफगानिस्तान, इधर रशिया, इधर मंगोलिया, ठीक है, और इधर कौन? पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपको पता है बहुत अच्छे से कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के इंडिया के साथ हिस्टोरिकल, कल्चरल और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब देखो मंडल थ्योरी को, राजमंडल थ्योरी को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अब उसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक पूरा इन्फ्लुएंस। अब रशिया के ऊपर तो वहां कुछ है नहीं, तो कौन ही पंगा लेगा हमसे। अब और चलते हैं आगे। अफगानिस्तान, ईरान अपने दोस्त। ईरान अभी न्यूट्रल है चाइना की वजह से, तो थोड़ा काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टांस पे है। और एक्सपैंड करते हैं। अब ये अपना दोस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
अब ये दोस्त के बॉर्डर पे आ गया। तो मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जो अरब स्टेट्स हैं, वो इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया। अब हमारे रिलेशंस बड़े अच्छे हो गए मोदी जी के एफर्ट की वजह से, लेकिन ये देश अभी भी प्रो पाकिस्तान है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आप देखेंगे बार बार आर्टिकल 370 हो गया, जो भी मुद्दे होते हैं उस पर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। खैर अभी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, यूएई हो गया, मिडिल ईस्टर्न कंट्री साथ, बट हिस्टोरिकली हमारा रिलेशन के साथ इतना अच्छा रहा नहीं है। ठीक है, सेंटो और सियाटो के बारे में आप जानते होंगे। और कुछ देश यहाँ पे भी हैं, जैसे इंडोनेशिया ठीक है अभी न्यूट्रल है, बट मलेशिया का आपको पता होगा इशू हुआ था, इंडोनेशिया का कुछ इशू हुआ था। ठीक है, बिकॉज दे आर प्रो पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है। बट वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, अगर मैं इसको और एक्सपैंड कर दूं थोड़ा, जो अपने दोस्त हैं। अब इनके नेबर पे आ जाओ, इधर चले जाओ, जापान आ गया। और इसीलिए इंटीरियर में क्योंकि सारे दुश्मन नहीं है, तो उसमें एक कंट्री है वियतनाम, उससे कर लिया हमने दोस्ती। भाई साहब करेंगे चाइना को टैकल, कहां, साउथ चाइना सी में। वो बार बार उनको धमकी देते रहते हैं, हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल देने वाली है। ठीक है, इधर चले जाओ इजराइल और बाकी कंट्रीज उधर। फिर यूरोप की तरफ चले जाओ, इधर एक दुश्मन बैठा हुआ है हमारा, वो है टर्की। मतलब काइंड ऑफ क्या है, मतलब प्रो पाकिस्तान, अगेन दुश्मन तो क्या है बोले, मतलब अगर आप इसको एक्सप्लेन करते चले जाओगे। अब इसमें न्यूट्रल कंट्री तो नहीं कह सकता मैं, बट मध्यम टाइप कंट्रीज जो है जनरली आपके जैसे ये स्विट्जरलैंड हो गए, ये जनरली न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। यूएसए जो है वो थोड़ा बैलेंस्ड है, इंडिया को भी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी थोड़ा ऐसी हैं। अफ्रीका में सिमिलरली इसको एक्सपैंड करते चले जाओ, मोस्टली अफ्रीका के हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। बट कुछ कुछ जगह आपको स्पॉट्स मिलेगा चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी करता है, पैसे दे देता है, गरीब देश हैं बहुत सारे, उनको जरूरत है। तो उस तरीके से आप इसको एक्सपैंड करते चल सकते हो। तो ये आज के टाइम में भी कौटिल्य साहब की राजमंडल या मंडल थ्योरी का एप्लीकेशन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स में। और हम लोग रियलिज्म और रियल पॉलिटिक में यूज करते हैं। रियल पॉलिटिक मतलब जैसी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी चलेगी, रियल पॉलिटिक वर्ड यूज होगा। तो ये है सारी कहानी। ठीक है, और इसके आगे अगर हम थोड़ा और देखें तो इसमें कौटिल्य साहब ने बताया कि अगर मान लो लड़ाई वड़ाई हो जाती है, ठीक है, लड़ाई के केस में क्या करना है, पीस, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला यार देखो उपाय है, हर चीज का उपाय होता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका उपाय ना हो, हर चीज का उपाय होता है। तो पहला है समा, कंसिलिएशन, दूसरा है दान, कंसेशन, गिफ्ट दे दो। ठीक है, हम लोग कंसिलिएशन कर लेते, लड़ाई हो जाती, चाइना के साथ बातचीत कर ली, कंसिलिएट कर लिया, ठीक है छोड़ो। दान, अफगानिस्तान को या पाकिस्तान नेबरिंग म्यांमार को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, मालदीव श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया, लो लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चलो बना के रखनी है। दंड, पनिशमेंट, पाकिस्तान जो करेगा, पुलवामा किया तो बालाकोट किया, बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है, और भेद, dissension to realize an objective or aim and they have existed since the period of epics and the धर्मशास्त्र। ठीक है, तो भेद मतलब क्या, भेदभाव हो सकता है। अब चाइना है, लड़ाई नहीं कर रहे सीधे सीधे, तो चाइना के साथ क्या है, डिस्प्यूट है, ठीक है, कंसिलिएट भी कर लिया, चलो ठीक है, बातचीत करके सुलह कर लेते हैं। पर दंड किसको देना है और गिफ्ट किसको देना है, वो हम लोग स्ट्रेटेजिकली चूज करते हैं। और देखो कौटिल्य साहब ने अपनी थ्योरी में इसके बारे में भी मेंशन किया था। सिमिलरली वॉर टैक्टिक्स, आपने सुनजू के बारे में तो जानते ही होंगे। सुनजू साहब जो है आर्ट ऑफ वॉर, बड़ी अच्छी किताब है, कभी पढ़िएगा, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कई जगह। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहां पे भी कौटिल्य साहब ने बताया, एम्फेसिस उन्होंने बोला कि किसी भी किंगडम में ना स्पाइस और सीक्रेट सर्विस का रोल बड़ा जरूरी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सीक्रेट सर्विस है ना, जासूस, खुफिया तंत्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि अगर कोई मान लो दिक्कत होती है तो फॉरेन पॉलिसी में क्या 6 ऑप्शन होंगे आपके पास। ठीक है, ओपोनेंट्स को समझने का सबसे सही तरीका है जासूस, लेकिन उस असेसमेंट के बाद अगर जासूस को लगता है कि बॉस गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा, जैसे व्लादिमीर पुतिन साहब की एफएसबी या केजीबी बोल लो आप, ठीक है, उन्होंने असेसमेंट किया यूक्रेन और आसपास के नेटो अलाइज का, तो या तो करनी है संधि, पीस, एवरीबडी शुड चूज द पाथ ऑफ पीस, ठीक है, शांति की राह पे चलना है। दूसरा है या तो विग्रह या वॉर पे जाना है, जो रशिया और यूक्रेन ने सोचा, मतलब रशिया ने सोचा यूक्रेन के ऊपर, पीस तो दिख नहीं रही थी।
आसन और न्यूट्रलिटी, वेट एंड वॉच, इंडिया चाइना, लेट्स नॉट गो टू वॉर। आफ्टर गलवान वी वर इन वेट एंड वॉच, टैंक ऐसे आमने सामने आ गए थे भाई साहब लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के पास अब जाओगे, वहां पे देपसांग प्लेन्स करके एक जगह है, आमने सामने टैंक थे इंडिया चाइना के, ऐसे लग रहा था बिल्कुल बस चालू होने वाला जंग। अभी भी टेंशन है, बट शी जिनपिंग साहब से मिले मोदी जी, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। या फिर यन और कोवर्शन, दबा देंगे बॉस, नहीं मानोगे तो। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि नेपाल के साथ शायद इंडिया ने ऐसा करा था 2015 में, अनक्लेम्ड बातें हैं, बट डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें जो आपको पता लगती हैं चलती हैं, शायद वैसी होती नहीं है। देन समश्रय और अलायंस, ये तो आप देख ही रहे हो आज के टाइम पे, क्वाड, ठीक है, I2U2, ऑकस, अलायंस बना लो भाई साहब, इससे बेटर क्या है। या फिर डुप्लिसिटी, द्वंद्वी भाव, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। चाइना बोलता कुछ और करता कुछ और। तो ये 6 ऑप्शन होते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड बाय स्पाइज। जो स्पाइज होते हैं, खुफिया तंत्र आपका जो इनपुट देता है, उसके बाद जो राजा महाराजा या आज के टाइम पे हमारे पीएम हो गए, होम मिनिस्टर साहब, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब हो गए, उनका जो असेसमेंट होता है थ्रेट के बाद, इस 6 पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ होता है कि किस कंट्री के साथ क्या करना है, इसके साथ नहीं करना है। तो मैं आपको एक ना असाइनमेंट देता हूं कि कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हमने इंडिया को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, इंडिया का संधि पीस किसके साथ है, विग्रह वॉर के चांसेस किसके साथ हुए, या न्यूट्रलिटी किसके साथ है, कोवर्जन किसके साथ है, अलायंस किसके साथ है। तो इसको जरूर अप्लाई करिएगा, तभी मजा आएगा किसी चीज को नए सीखने में। अप्लाई करना आना चाहिए, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में इसके बारे में कि देखते हैं आप लोग में। और कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, तो आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है। तो ये चीज है। अब जरा लास्ट में बस एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया हैज कैप्टिवेटेड द अटेंशन ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी ओवर स्पेस एंड टाइम एज अ जियोस्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन, which amongst the following is the most convincing explanation for this global perspective? साउथ ईस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बस मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी, कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बाय द वे ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों है, ठीक है, जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ जो थ्योरी है उसको भी अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कहां पे इसका आंसर है। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दीज लिंक्स, एंड मेरे लाइव फाउंडेशन बैच 9 को ज्वाइन करने के लिए ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ 30 नवंबर सुबह 8 बजे। आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव, और उसके साथ साथ आपको 18,999 में ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको मजा आया, और अगले वीडियो में मिलेंगे। बट वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, आपका दोस्त दिपांशु सिंह। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।